तो साथियों, आज के हम टॉपिक में चर्चा कर रहे हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स का। तो कंटिन्यू हम देखेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स होता क्या है और उसका अपक्षय देखेंगे। मोस्टली क्या है, अपक्षय वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे आज। तो जैसा कि हम रॉक्स एंड मिनरल डिटेल से चर्चा किए थे पिछले भागों में, तो कंटिन्यू देखते हैं कि वेदरिंग होती क्या है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो वेदरिंग रेफर्स टू फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एंड the later chemical process is designated as decomposition of rocks and minerals resulting in the formation of parent materials। यानी जो फिजिकल वेदरिंग होती है भाई क्या होती है, एक तो हमारा फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होता है, यानी एक तरह से बोले तो भौतिक विघटन होता है, और बाद में भौतिक के बाद में क्या होता है, हमारा रासायनिक अपघटन है। रासायनिक अवघटन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, हमारी पेरेंट मटेरियल का क्या है, निर्माण या फिर फॉर्मेशन होता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, वेदरिंग क्या होती है तो ध्यान रखिएगा। सेकेंड डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। तो वेदरिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इनटू अनकॉन्सिलिडेटेड रेजिड्यू कॉल्ड रेगोलिथ फ्रॉम विच ट्रू सॉइल फॉर्म। यानी जो वेदरिंग होती है, अपक्षय होता है भाई क्या है, एक तरह से हमारा प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि टूट फूट होता है। किसका होता है, टूट फूट एंड ट्रांसफॉर्मेशन किसका होता है, रॉक्स एंड मिनरल्स का, यानी चट्टान और खनिजों का टूट फूट होती है। और इसके बाद में क्या बनती है, हमारी सॉइल पेरेंट मटेरियल बनता है, या बोले तो सॉइल रेगोलिथ बनती है। और रेगोलिथ के बाद में क्या बनती है, हमारी क्या नाम, सॉइल बनती है हमारी, फाइनली ट्रू सॉइल बनती है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चट्टानों का और मिनरल्स का टूट फूट होकर के रेगोलिथ बनेगा या पेरेंट मटेरियल बनेगा, और उसके बाद में क्या बनेगा, हमारा ट्रू सॉइल बनेगा। तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और थर्ड बहुत ही सिंपल वे में हम देखेंगे डेफिनेशन। तो देखेंगे, इन सिंपलेस्ट मैनर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड रॉक्स इनटू सॉइल इज नोन एज वेदरिंग। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो अगर हम सिंपल वे में कहें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स या फिर मिनरल्स इनटू द सॉइल, यानी जो कठोर जो या ठोस चट्टानें होती हैं उन्हीं का मिट्टी में बदलने की प्रक्रिया को ही क्या है, अपक्षय कहते हैं या वेदरिंग कहते हैं। ये सबसे सिंपल वे में डेफिनेशन है, ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। तो कंटिन्यू एक बार हम देखेंगे कि जो रॉक्स होती है और जो हमारी सॉइल होती है, वहाँ तक बनने में रॉक्स को किन किन प्रोसेस के द्वारा चेंज होना पड़ता है, कौन कौन से, उस पर क्या क्या वर्क करता है। तो एक बार देखेंगे, पहला आता हमारा रॉक से। तो रॉक पे क्या वेदरिंग बोले तो अपक्षय काम करेगा, अपक्षय के बाद रेगोलिथ बनेगा, रेगोलिथ बनने के बाद क्या है, इससे सॉइल फार्मिंग फैक्टर काम करेंगे और सॉइल फार्मिंग प्रोसेस होती हैं, और फाइनली हमारा क्या बनेगा, ट्रू सॉइल बनेगा। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ये हमारी एक तरह से इक्वेशन भी बन गई है। तो कंटिन्यू हमने वेदरिंग देख लिया है। अब हम देखेंगे कि वेदरिंग प्रोसेस आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी जो वेदरिंग होती है या अपक्षय होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से, एक एक की बात करते हैं। पहले अपक्षय हमारा फिजिकल अपक्षय या फिर फिजिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग को ही हम मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, फिजिकल वेदरिंग को किस नाम से जानते हैं, मैकेनिकल वेदरिंग के भी नाम से जानते हैं। और इसको एक बार देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। The mechanical weathering is defined as the mechanical breakup of rocks, यानी जो हमारा रॉक्स है उसका क्या है, ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाती हैं। तो कंटिन्यू देखते हैं, द ब्राउड अबाउट द मैकेनिकल एक्शन, यानी क्या है, उसके द्वारा भौतिक या फिर यांत्रिक अपक्षय के टूटने के रूप में इसको परिभाषित किया गया। एक्शन ऑफ वेरियस वेदरिंग एजेंट, यानी इसमें काफ़ी एजेंट्स काम करते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, विंड्स हो गया, आइस हो गई, और क्या नाम, वाटर है, इन सबको हम देखेंगे। तो वेदरिंग एजेंट्स इज डेजिग्नेटेड एज डिसइंटीग्रेशन। तो आप लोग इसको क्या है, ध्यान रखेंगे, ये एक टूट फूट होना। तो फुल स्टॉप, कंटिन्यू देखेंगे, द डिसइंटीग्रेशन ब्रेक डाउन द रॉक इनटू द स्मॉल पीसेस विदाउट अफेक्टिंग देयर ओरिजिनल कंपोजिशन और न्यू सब्सटेंस। यानी जो डिसइंटीग्रेशन में क्या होगा, फिजिकल वेदरिंग में जो बड़े बड़े जो रॉक्स होती है भाई क्या छोटे छोटे भागों में क्या है
टूट जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है, टूट जाती है बगैर किसी ओरिजिनल कंपोजिशन के चेंजमेंट होने के। वो क्या है, उसी भाग में रहेगी। जैसे बड़े बड़े टुकड़े हैं, वह क्या है, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा बगैर किसी प्रभावित किए हुए। तो कंटिन्यू, ये तो हमारी पहली हो गई है फिजिकल या फिर मैकेनिकल वेदरिंग। सेकंड देख लेते हैं केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग क्या होता है? केमिकल वेदरिंग इज डेजिग्नेटेड एज डिकम्पोजिशन, यानी जो रासायनिक अपक्षय होता है उसको अपघटन के रूप में क्या है, नामित किया जा सकता है। तो देखते हैं केमिकल वेदरिंग में क्या डिकम्पोजिशन, अपघटन होता है, जबकि फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, केवल डिसइंटीग्रेशन होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग इसका। कंटिन्यू देखेंगे, द मिनरल्स डिकम्पोज केमिकली रिलीजिंग सोल्यूबल मटेरियल एंड सिंथेसाइजिंग न्यू मिनरल्स, यानी जो रासायनिक अपक्षय होता है, रासायनिक, वह क्या है, खनिज का रासायनिक रूप से विघटित होते हैं और जो घुलनशील पदार्थ छोड़ते हैं और क्या है, नए खनिजों का क्या है, संश्लेषण करते हैं या फिर नए खनिजों का क्या है, निर्माण करते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। खास करके केमिकल कंपोजिशन में क्या होता है, एक तो डिकम्पोजिशन होकर के न्यू एक तरह से प्रोडक्ट बन जाता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। जबकि फिजिकल में कोई भी न्यू मैटर या फिर कोई भी न्यू पदार्थ क्या है, नहीं बनता था, वह जिस भाग में है उसी भाग में क्या है, रहता था, क्योंकि बस इतना हो जाता कि बड़े से छोटे भाग में टूट जाता था। जबकि केमिकल में क्या है, पूर्णतः चेंज हो जाता है, न्यू पदार्थ बन जाता है। और जो थर्ड वेदरिंग देखते हैं वह है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल में क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन, ये इसके लिए क्या है, दोनों में क्या है, तैयार करता है। तो फाइनली हमारी क्या है, बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। तो कंटिन्यू एक एक की हम बात करेंगे। तो कंटिन्यू हम बात करते हैं एक एक की। तो थोड़ा संक्षिप्त में देख लेंगे द ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ वेदरिंग, यानी वेदरिंग का ब्रीफ में एक बार समझ लेते हैं। तो हम इन बिंदुओं पे क्या हम चर्चा करेंगे। जैसा देख लेते हैं, द फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एजेंट कौन कौन से होते हैं, केमिकली डिकम्पोजिशन एजेंट या प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं, और बायोलॉजिकल प्रोसेस या फिर एजेंट कौन कौन से होते हैं। तो पहले देख लेते हैं फिजिकल में क्या है। तो देख लेते हैं हम फिजिकल में सबसे पहले हम टेम्परेचर को देखेंगे, वाटर को देखेंगे, विंड को देखेंगे और आइस को देखेंगे। उसी तरह से केमिकल डिकम्पोजिशन में कौन कौन से प्रोसेस, तो हम जैसे सोल्यूशन को देखेंगे, हाइड्रेशन को देखेंगे, हाइड्रोलाइसिस को देखेंगे, ऑक्सीडेशन को देखेंगे, रिडक्शन को देखेंगे और कार्बोनेशन, इन सब की हम चर्चा करेंगे आगे। और बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम क्या क्या देखेंगे, मैन एंड एनिमल एजेंट के द्वारा कौन कौन से कैसे बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है उसको देखेंगे। फिर सेकंड देखेंगे हायर प्लांट्स एंड रूट्स के द्वारा कैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है उससे देखेंगे। और थर्ड देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कैसे बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। तो एक एक पे हम चर्चा करेंगे। तो पहले चर्चा करेंगे वो हम करेंगे फिजिकल वेदरिंग। तो कंटिन्यू देखते रहेंगे फिजिकल वेदरिंग होती क्या, एक बार देख लेते हैं। तो एक बार जैसे कि हम ऊपर देख चुके हैं, तो एक बार पुनः देख लेते हैं। तो इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस कजिंग द डेजिनेटेड या डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंसोलिडेटेड मैसिव रॉक्स, यानी इसमें क्या देख रहे थे, एक तरह से ये डिसइंटीग्रेशन होती है और ये मैसिव रॉक्स यानी जो बड़ी रॉक्स होती है वह किस में टूट जाती है, इनटू द स्मॉलर पीसेस या स्मॉलर टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। और या फिर आप लिख देख लेते हैं विदाउट एनी करस्पॉन्डिंग केमिकल चेंजेस और फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, यानी कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता इसमें है। जिस तरह से बड़े खंड हैं तो छोटे खंडों में टूट जाता है और कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। तो देख लेते हैं अंडर द फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन थ्रू द वेरियस एजेंट्स, और इसमें कौन कौन से एजेंट्स काम करते हैं, जैसे टेम्परेचर, वाटर, आइस और विंड, ये सारे क्या है काम करते हैं। तो कंटिन्यू हम इसकी एक तरह से दूसरी डिफिनीशन देख लेते हैं। द फिजिकल वेदरिंग द रॉक्स आर डेजिग्नेटेड एंड आर द ब्रोकन डाउन टू कंपेरेटिवली स्मॉलर पीसेस विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी सब्सटेंस। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि भौतिक चट्टानें विघटित हो जाती हैं और बिना कोई नया पदार्थ उत्पन्न किए अपेक्षाकृत छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है ये टूटती हैं। तो कंटिन्यू इसमें फैक्ट देखते हैं। द फिजिकल वेदरिंग इज वर्टिकल अपर टू लोअर वेदरिंग, ये आप हो सकता है आगे आने वाले एग्जामों में पूछा जाए कि जो फिजिकल वेदरिंग होती है वह वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल होती है या वर्टिकल टू लोअर होती है, कैसे होती है आपसे पूछा जा सकता है। तो किस तरह से होगी कि जो फिजिकल वेदरिंग है जो वर्टिकल है, यानी वर्टिकल देखो एक तरह से एक इस तरह से होता है,
इस तरह से होता है, ये हमारा होगा वर्टिकल, जबकि जो इस तरह से होगा वो होगा क्या होगा हमारा हॉरिजेंटल। तो आप ध्यान रखेंगे जो फिजिकल वेदरिंग होती है वह वर्टिकल टू लोअर वेदरिंग होती है, वर्टिकल अपर टू लोअर वेदरिंग होती है, ध्यान रखेंगे, यानी ऊपर से निचले तक जाता है उसको अपक्षय होता है इसमें। तो कंटिन्यू फैक्ट देखेंगे तो दीज वेदरिंग इज ए एसेंचुएटेड इज वेरी कोल्ड और वेरी ड्राई इन्वायरमेंट, द फिजिकल वेदरिंग इज मोर प्रोमिनेंट। यानी जो फिजिकल वेदरिंग होती है वह मुख्यतः ठंडे या फिर बहुत शुष्क वातावरण में तीव्रता से होता है, और इसमें क्या भौतिक वेदरिंग प्रमुखता से होती है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं इसका, द फिजिकल वेदरिंग इज ए स्लो प्रोसेस, ध्यान रखेंगे जो फिजिकल वेदरिंग होती है वह क्या है, स्लो प्रोसेस होती है, ये क्या है एक तरह से बोल सकते हैं धीमी प्रक्रिया। क्यों, चेंज ओनली इन द साइज, यानी इसमें क्या है केवल आकार में परिवर्तन होता है, कुछ नहीं होता है। दस द एक्लेरेटिंग केमिकल रिएक्शन बाय द एक्सपोजिंग मोर द रिएक्टिंग सरफेस एज द साइज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स बिकम द स्मॉलर। यानी ये क्या है एक तरह से जो प्रक्रिया होती है बाकी इसको क्या है जो रासायनिक प्रक्रिया होती है उसको क्या है तेज करने में क्या है ये मदद करते हैं या फिर बढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि क्या होता है जो चट्टान होते हैं वह बड़े बड़े से क्या छोटे छोटे टुकड़ों में फैल जाते हैं या टूट जाते हैं। तो जो छोटे छोटे टुकड़ों खनिज होते हैं जब टूटते हैं तो उनका आकार जो होता है वह छोटा हो जाता है, लेकिन उसका जो सरफेस एरिया होता है वह क्या है बढ़ जाता है, जिससे केमिकल रिएक्शन क्या है अच्छे से काम करती है, अच्छे से होती है। तो ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू देखते हैं इसको। दिस हैपेंड ड्यू टू द फॉलोइंग फिजिकल फैक्टर, यानी जो फिजिकल वेदरिंग होती है उसमें कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं या एजेंट्स हैं, तो एक एक की हम बात करते हैं। तो पहला जैसे कि हम लोग देख रहे थे, पहला हमारा टेम्परेचर, क्या है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम लोग देखेंगे, तो टेम्परेचर में फैक्ट देखते हैं। तो ड्यू टू मोनो मिनरलिक एंड पॉलीमिनरलिक नेचर ऑफ रॉक्स द अल्टरनेट एक्सपेंसिव एंड कंट्रैक्शन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर प्रोड्यूस क्रैक। यानी जो चट्टानें होती हैं एक तो होती है मोनो खनिज जिसमें सिंगल खनिज पाया जाता है, एक होती है बहु खनिज। पॉली मिनरलिक नेचर मतलब जैसे एक चट्टान तो एक ही होगी लेकिन उसमें क्या खनिज अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे डोलोमाइट होगी, डोलोमाइट क्या है इसमें देखो मैग्नीशियम भी होता है उसमें कैल्शियम भी होता है, तो ध्यान रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं डोलोमाइट में। तो इसी तरह एक तो जैसे मोनो सिंगल खनिज वाली होगी और एक से ज़्यादा अधिक जो खनिज रखते हैं उसे मोनोमिनरलिक नेचर की रॉक कहते हैं। तो उसमें क्या होता है प्रकृति के क्या होता है तापमान में विभिन्नता के, यानी जो तापमान होता है वह क्या वेरी करता रहता है कि चट्टानों और खनिजों का वैकल्पिक विस्तार और संकुचन दरारें पैदा कर देता है। और उसमें क्या फाइनली जो जैसे क्या होता है जो टेम्परेचर होता है वह क्या है चट्टान के प्रसारित और संकुचित होने में क्या काम करता है, जिससे क्या दरारें पड़ जाती हैं। तो जैसे क्या होगा जब दरारें पड़ती हैं तो जो हमारी जो रॉक्स है भाई क्या होगी भाई कमज़ोर होगी धीरे धीरे, और फिर फाइनली हमारी क्या है रॉक्स होगी वह धीरे धीरे कमज़ोर होकर मिट्टी में बदलने लगेगी आगे। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसको, कंटिन्यू देखते हैं हम लोग दूसरा फैक्ट इसका। द नंबर ऑफ क्रैक्स इंक्रीज एंड द रॉक गेट ब्रोकन इनटू द स्मॉलर पीसेस फ्रैगमेंट। दिस फिनोमेना इज रेफर्ड एज ए एक्सफोलिएशन और ओनियन टाइप्स ऑफ वेदरिंग एग्जाम्पल बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट। यानी जो जैसे जैसे दरारों की संख्या अगर जैसे बढ़ी, क्योंकि जो दरारें होती हैं उसमें टेम्परेचर के घटने और बढ़ने से, क्योंकि दिन में टेम्परेचर अधिक होने से सूर्य की गर्मी से क्या होगा जो दिन में टेम्परेचर क्या है बढ़ जाएगा, जैसे क्या है रॉक्स होगी वो उसमें प्रसारित हो गई, यानी एक तरह से उसमें एक तरह से बढ़ जाएगी, प्रसारित होकर के क्या हो जाएगी वह बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे 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 नाइट होगी या रात होगी तो वैसे वैसे क्या होगी जो दरारें हैं वह क्या जो चट्टाना वह सिकुड़ने लगती हैं। तो जिससे क्या होगा जो चट्टाना वह हमारी छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है टूटने लगती है। और इस घटना को किस नाम से जानते हैं, एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन के नाम से इस घटना को जानते हैं। और ये एक बार ये क्वेश्चन आया था यूपी कैटेट में आया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसको किस नाम से जानते हैं, प्याज के आकार के अपक्षय के रूप में भी जानते हैं, प्याज प्रकार के वेदरिंग के भी नाम से जानते हैं। और ये किस किस एग्जाम्पल कौन कौन सी रॉक इससे बनती है, तो भाई हमारी बेसाल्ट और ग्रेनाइट। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप। कंटिन्यू हम देखते हैं इसको, इसका दूसरा फैक्ट देखते हैं।
कोल्ड टेम्परेचर कजेज द फ्रीजिंग ऑफ इंट्रेप्ट वाटर इनसाइड द रॉक विच एक्सपेंड 9% इन वॉल्यूम एंड ए प्रेशर अबाउट 1465 टन पर मीटर स्क्वायर रिजल्टिंग इन द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। यानी जब नाइट में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वह क्या है, कम हो जाता है, तो उसके साथ साथ जो वाटर होता है वह क्या है, उसमें क्या है, जो वाटर जो क्रैक में होता है वो फंस जाता है एक तरह से। और क्रैक में फंसने के बाद क्या है, वाटर क्या हो जाता है, एक तरह से जम जाता है। जब वाटर जमेगा तो उसमें जो प्रसार होगा किसका, उसके वैल्यूम में, रॉक के वैल्यूम में जो प्रसार होगा भाई 9% बढ़ जाता है। और जो जो उसमें प्रेशर लगाता है भाई 1465 टन पर वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर लगाएगा, तो उससे क्या होगा, दबाव के परिणाम स्वरूप चट्टानें क्या है, टूटने लगती हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं इसका फैक्ट। द डार्क कलर रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू फास्ट चेंज इन टेम्परेचर एज कंपेयर विथ लाइट कलर रॉक। यानी जो जो डार्क कलर की जो चट्टानें होती हैं वह जल्दी यानी फास्ट चेंज होती हैं टेम्परेचर के कारण, कंपेयर टू लाइट कलर वह क्या है, चट्टानों से बदलाव उसमें अधिक आता है। तो आप लोग इसको भी क्या है, ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू हम देखते हैं आगे। दूसरा फैक्ट एजेंट्स है हमारा वाटर। वाटर बोले तो पानी या फिर जल। तो वाटर को देख लेते हैं। तो वाटर इज ए मोस्ट प्रोनाउंस्ड एंड वाइड स्प्रेड वेदरिंग एजेंट्स एंड विच कैरेज hug the boulders which the break into the smaller fragment due to continuous flowing in water with friction or the abrasion। यानी पानी एक क्या है, सबसे अधिक एक अच्छा क्या है, एक तरह से व्यापक एजेंट है जो विशालकाय पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थरों को ले जाता है। और जो जब पानी किसके साथ, बहाव के साथ बड़े बड़े टुकड़ों को क्या है, ले जाता है। और जो घर्षण घर्षण के कारण क्या है, कैसे टुकड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है, ये बदल जाते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे इसको। इन कोल्ड रीजन्स वाटर फ्रीज इन रॉक जॉइंट एंड क्रैक। यानी जो ठंडे क्षेत्रों में जल जल के जोड़ों और दरारों में क्या पानी क्या है, जम जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं फैक्ट इसका। दिस इज ए हाइड्रोथर्मल प्रोसेस। ये कैसी एक हाइड्रोथर्मल प्रोसेस प्रक्रिया है कजेज बाई द इंटरमीडिएट फ्रीजिंग एंड थेविंग। क्यों, जो रुक रुक कर जमने और पिघलने के कारण क्या है, होती है, इसीलिए इसको हाइड्रोथर्मल प्रोसेस क्या है, कहते हैं। कंटिन्यू देखते हैं इसको। हाँ, ड्यू टू सच ट्रिमेंडस प्रेशर द रॉक स्प्लिट अप इनटू ए लूज मास ऑफ स्टोन। यानी इसमें क्या है, जब जो रॉक्स है उसमें जब दरारें पड़ती हैं तो उसमें फ्रीजिंग एंड थेम्बिंग यानी पिघलना और जमने के, ये बार बार जब होगा तो उसमें क्या है, दरारें जो हमारा है फोर्स अधिक लगता है। जब फोर्स अधिक लगेगा तो चट्टानें क्या है, दबाव के कारण टूटने लगती हैं। और टूटने जो तो क्या हो जाएगा, जो बड़ी बड़ी चट्टानें छोटे में टूटेंगी। और जो छोटी चट्टानें हैं वे क्या है, उसमें क्या है, एक तरह से जब छोटे छोटे होते जाएंगे तो एक तरह से लूज हो जाते हैं, लूज मास ऑफ स्टोन। यानी जो स्टोन होते हैं वे कैसे लूज हो जाते हैं, ना कि टाइट रहेंगे। ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। द मूविंग वाटर हैज ए ट्रिमेंडस ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी विच बाई रोलिंग एक्शन फर्दर ग्राइंड द रॉक इनटू द स्मॉलर पीसेस। यानी जो बहते हुए पानी में क्या है, जो छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं या जो भी वाटर के साथ बह के आते हैं, तो वह रोलिंग क्रिया के द्वारा चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में और क्या है, वह पीसने का काम करती है। और वह चट्टानों को क्या है, पीस देती है, जिससे कि हमारी फाइनली सॉइल का निर्माण होता है। तो कंटिन्यू देखेंगे इसमें फैक्ट। और द वाटर थ्रो इट्स इरोजन फोर्स रिमूव वेदरिंग पार्ट्स ऑफ रॉक्स देयर बाई एक्सपोजिंग द फ्रेश सरफेस टू वेदरिंग। यानी पानी जो अपने कटाव के बलों के माध्यम से क्या है, चट्टानों को अपक्षयित हिस्सों में क्या है, हटा देता है, जिससे क्या है, जो ताज़ा सतह होती है वह अपक्षय के संपर्क में क्या है, पुनः आ जाती है। और जिससे पुनः क्या है, वह धीरे धीरे क्या है, टूटने लगती है। और जिससे क्या वेदरिंग और अच्छे से होगी तो फिर जल्दी जल्दी से टूटेगा, जिससे क्या है, मिट्टी का अच्छे से निर्माण होगा जल्दी। तो कंटिन्यू देखते हैं। द एक्सकेवेशन एंड
डिस्ट्रक्टिव एक्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड द डिनूडेशन। यानी जल के उत्खनन एवं विनाशकारी क्रिया को अनाच्छादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेनुडेशन या फिर क्या, अनाच्छादन कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आप कंटिन्यू देखते हैं। द अमाउंट मटेरियल कैरिड बाई वाटर वेरियस एज द फिफ्थ पावर ऑफ इट्स वेलोसिटी विल द साइज ऑफ मटेरियल कैरिड वेरिड एज द सिक्स पावर ऑफ इट्स वेलोसिटी। यानी जो पानी है, पानी द्वारा जो ले जाने वाली सामग्री की मात्रा है, उसके वेग की पाँचवीं शक्ति के रूप में होती है ये, जबकि ले जाने वाली सामग्री का आकार उसके वेग की छठे रूप में होगा। ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ को। यानी जो पानी की जो कैपेसिटी होगी वो उसमें, जैसे किसी वेलोसिटी से पानी 5 वेलोसिटी से पानी बह रहा है, तो वह द साइज ऑफ मिनरल्स का साइज होगा, तो वह किस तरह से ले जाएगा? 6 पावर ऑफ द वेलोसिटी के साथ। इसको ध्यान रखिएगा। कंटिन्यू इसमें फैक्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार यूपी कैटेट में पूछा जा चुका है और जेआरएफ में पूछा जा चुका है, ये वाला ध्यान रखेंगे। हूबहू इस तरह से आया था। कंटिन्यू देखेंगे। दस डबलिंग द वेलोसिटी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मटेरियल कैरिड 32 टाइम्स एंड द साइज ऑफ मटेरियल बाई 64 टाइम्स। यानी इस प्रकार जो वेग जब दोगुना होने से जो ढोएगी सामग्री की मात्रा पे कितनी हो जाएगी? 32 गुना हो गई। तो आप ध्यान रखिएगा कि दोगुना क्या है, जो डबलिंग अगर वेलोसिटी होगी तो अमाउंट जो ले जाने की क्षमता होगी वह 32 गुना हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। और साइज ऑफ मटेरियल कितना होगा? 64 गुना होगा, बढ़ जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं इसका नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं इसको। इट इज़ द मोस्ट प्रिडोमिनेंट इन ह्यूमिड और टेम्परेट रीजन विथ हाई रेनफॉल एरिया। यानी ये किस एरिया में सबसे अधिक प्रबल होती है? तो ये उच्च वर्षा या फिर आर्द्र या समशीतोष्ण क्षेत्रों में क्या है, ये अधिक, ये जो हमारा फैक्टर है वह क्या है, अधिक वर्क करेगा। एजेंट्स कौन सा? हमारा वाटर। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे रेनफॉल अच्छी खासी हो। तो कंटिन्यू हम लोग देखेंगे। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा डायग्राम ऑफ फिजिकल वेदरिंग, जैसा कि हम लोग बात किए थे कि इसमें क्या होता है, जो जैसे ये आपने देखा हो, ये वैसे पहले पूरा ये चट्टान था, पूरा रॉक्स था। तो ये क्या है, देखो छोटे छोटे जैसे टुकड़ों में टूटता जाएगा। तो ये एक तरह से क्या है, ये हमारी फिजिकल, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा। तो आप लोग ध्यान रखें कि इस चीज़ को देख लेंगे। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेंड। तो बेंड को एक बार देख लेते हैं। बेंड नेक्स्ट एजेंट है हमारा। तो देखते हैं। एन इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। सस्पेंडेड बोले तो जो निलंबित कणों के परिवहन का एक महत्वपूर्ण एजेंट है। क्या है? विंड। ध्यान रखिए। तो कंटिन्यू देखते हैं इसको। तो आल्सो नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। आल्सो एग्जर्ट एन एब्रेशन इफेक्ट विच इज मोर प्रोनाउंस्ड इन द एरिडिक क्लाइमेट। यानी ये कहाँ पे सबसे अधिक मोस्टली काम करता है? जहाँ पे शुष्क जलवायु होती है, वहाँ पे क्या होगा? एब्रेशन यानी घर्षण का काम करता है। ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। द विंड व्हेन द लेडन विथ सैंड पार्टिकल्स काजेज द एब्रेशन एक्शन ऑन एक्सपोज रॉक्स। यानी जब हवा व्हेन विंड लेडन, यानी जब हवा रेत के कणों से भरी होती है, तो यह क्या है, एक तरह से अपघर्षण का काम करती है, यह एब्रेशन का काम करती है। तो जो चट्टानें होती है वह क्या होती है, हमारी उजागर हो जाती हैं, जिससे क्या है, मिट्टी का निर्माण होता है धीरे धीरे आगे। कंटिन्यू ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। द विंड इन कॉम्बिनेशन विथ ओशियन वेव्स कजेज वेदरिंग अलॉन्ग द कोस्टल एरिया। यानी जब समुद्री की लहरों के साथ हवा मिलकर तटीय क्षेत्रों में क्या है, अपक्षय का या वेदरिंग का कारण बनती है। ध्यान रखेंगे। जैसे समुद्री जब लहरें आती हैं तो हवा मिलकर के तटीय क्षेत्रों में क्या है, पानी जिस तरह से आपने देखा पहुंच जाता है, तो वहाँ पे क्या है, अपक्षय का क्या है, एक तरह से कारण बनती है। तो कंटिन्यू देखते हैं इसी का फैक्ट अभी आगे। तो wind the carrying particles in suspension and the blowing constantly over the rocks at great speed pull oblique exert a grinding action thereby the rock disintegration। यानी जो कणों को निलंबन ले जाने वाली जो तेज गति से होती है, वह लगातार चट्टानों के ऊपर बहने वाली हवा उन्हें क्या है, खींचती है या फिर उसको पीसने की क्रिया करती है।
जिससे क्या है चट्टान क्या अपघटित हो यानी भाई क्या हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है हवा की तेज गति के कारण। तो ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं इसमें। लूजली बैलेंस रॉक द बोल्डर्स सम टाइम रोल डाउन बाई द एक्शन ऑफ विंड एंड ब्रेक डाउन इनटू द पीसेस। यानी जो शिथिल शिथिल लूजली बोले तो जो अगर ढीले, कभी कभार जो ढीले रूप से चट्टान होते हैं वह कभी कभार हवा की कार्रवाई से लुढ़क जाती हैं, यानी हवा के एक्शन से क्या है वह लुढ़क जाती हैं, जिससे क्या है जब ऊपर से जैसे कभी कभार जब गिरती चट्टान तो ऊपर से जब नीचे लुढ़कती हैं तो क्या है वह टुकड़ों में टूट जाती हैं, और जिससे क्या है स्मॉलर पीसेस यानी भाई क्या है छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। कंटिन्यू ध्यान रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट इसका। एट ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, अगर जब हवा की गति 5 मीटर पर सेकेंड है द पार्टिकल्स ऑफ 0.25 mm साइज आर ट्रांसपोर्टेड, तब 0.25 mm कण के कणों को ये ले जा सकती है। विल जब इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होती है तब ये 1 mm साइज के पार्टिकल्स को क्या है ले जा सकती है। ध्यान रखेंगे, हो सकता है भविष्य में आने वाला क्वेश्चन बन जाए ये कि जब हवा की गति अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो ये कितने पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन या ले जा सकती है, तो ये 0.25 mm को ले जा सकती है। लेकिन जब हवा की गति 10 मीटर पर सेकंड होती है तो ये 1 mm साइज के पार्टिकल को क्या है अपने साथ ले जा सकती है या फिर उड़ा के ले जा सकती है। तो कंटिन्यू देखते हैं इसमें नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं इसका। हाँ, द राउंडेड रॉक्स रेजिड्यू या रेमनेंट इन द अरावली इज कजेज बाई द विंड इरोजन, यानी जो अरावली में जो गोल जो चट्टान होती हैं अवशेष, तो वह किसके कारण बनती हैं, वह हमारा वायु अपर्दन के कारण या फिर क्या है विंड इरोजन के कारण क्या है बनती हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा, जो अरावली चट्टान जो बनी हुई है वे किसके विंड इरोजन के कारण या फिर विंड फैक्टर काम किया था उसमें, जो जिससे फिजिकल वेदरिंग के अंतर्गत आता है, उसके कारण क्या है अरावली रॉक्स हमारी बनी है। किस तो कौन सा एजेंट, मोस्टली विंड एजेंट इसमें काम किया था। कंटिन्यू देखते हैं। द एक्शन ऑफ विंड एज वेदरिंग एजेंट्स कुड बी प्रोमिनेंट सीन इन द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, यानी जो अक्षय के कारक के रूप में हवा की क्रिया को अगर देखें तो राजस्थान के थार जो रेगिस्तान होता है कि इसमें क्या है प्रमुखता से देखा जा सकता है, या फिर राजस्थान में प्रबल रूप से जो विंड है वो क्या मोस्टली क्या है फिजिकल वेदरिंग का निर्माण करती है। ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं हम। आता है हमारा नेक्स्ट और फिजिकल का लास्ट फैक्टर है बर्फ, बोले तो आइस। एक बार देख लेते हैं इसको। द मूविंग आइस इज एन इरोजिव डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी विथ ट्रिमेंडस कैपेसिटी, यानी मूविंग यानी जब मूव चलता है बर्फ़ तो उसमें क्या है एक ज़बरदस्त क्षमता होती है किसकी, अपर्दन की, और परिवहन उसको ले जाने की क्षमता ज़बरदस्त होती है। तो कंटिन्यू देखते हैं। द स्नो रिसीव्ड एट हायर एलिवेशन और पोलर रीजन द एक्यूमुलेट एंड स्टार्ट द मूविंग इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, यानी जब उसमें ये क्या है ये अधिक ऊंचाई पर होता है, या तो फिर कहाँ पे अधिक ऊंचाई पर जैसे हिमालय पर्वत के आसपास होगा, या फिर क्या है यहाँ पे ध्रुव क्षेत्र जहाँ पे बर्फ़ का जमा हो जाती है, और ग्लेशियर के रूप में कि फिर क्या है ये आगे बढ़ने लगते हैं, जैसे हल्का सा अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ये ग्लेशियर के रूप में आगे बढ़ने लगते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं द ग्लेशियर मूवमेंट कजेज द ग्रेट डील्स ऑफ कटिंग एंड क्रशिंग ऑफ द बेड रॉक, यानी जो ग्लेशियर होते हैं तो जब हल्का जब पिघलते हैं तो उसमें क्या हलचल पैदा होती है, मूवमेंट पैदा होता है, जिससे क्या आधार शिला में जो नीचे होता है उसमें क्या है जो रॉक्स होता है उससे क्या है ये क्रॉसिंग है, एक तरह से बोले तो काटती हैं और या कुचलती हैं, जिससे क्या है काट और कुचल के जो रॉक्स होती हैं उनको क्या आगे बढ़ती हैं। तो जिससे क्या होगा जो रॉक्स होती है वे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है बढ़ जाती हैं, जिससे हमारी मिट्टी बनने में क्या है आसानी होती है। कंटिन्यू देखेंगे। द लूज मटेरियल मूव द फॉरवर्ड एंड गेट डिपोजिट एट द लोअर रीच आफ्टर द मेल्टिंग ऑफ आइस, दिस डिपोजिट इट कॉल्ड द मैरेन, यानी बर्फ़ पे पिघलने के बाद जो ढीला पदार्थ होता है वह आगे बढ़ता है, जिससे वही कहाँ पे जमा हो जाता है जहाँ पे गड्ढे होते हैं या जहाँ पे निचले स्थानों पे जमा हो जाता है, और इस जमाव को हम किस नाम से जानते हैं, डिपोजिशन इज कॉल्ड द मैरेन, मैरेन के इसको नाम को हम क्या है जानते हैं। कंटिन्यू ध्यान रखेंगे। इसका नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं।
एट प्रेजेंट द ग्लेशियर आर एक्टिव इन अपर पार्ट्स ऑफ द हिमालय। यानी अगर इंडिया की बात की जाए तो मोस्टली जो ग्लेशियर है वह कहाँ पे प्रेजेंट है भाई, क्या है, हिमालय के ऊपरी भाग में ग्लेशियर में क्या है, ये सक्रिय है। तो इसको साथियों आप ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विथ फैक्ट के साथ। तो केमिकल वेदरिंग हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।